अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की कहानी है सुनहरी संदूक। एक दफ़ा का जिक्र है, लाहौर के छोटे से मोहल्ले के एक छोटे से घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम ज़रीन था। आज ज़रीन बहुत उदास थी। वो वाली उदास नहीं जो आप आइसक्रीम ना मिलने से हो जाते हैं। ज़रीन उदास थी क्योंकि आज उसके बाबा एक माह की छुट्टी गुजार कर बाहर वापस जा रहे थे। अरे घर से बाहर नहीं, मुल्क से बाहर। छुट्टियों के अलावा पूरा साल ज़रीन के बाबा उससे कहीं दूर ही रहते थे और यही एक माह होता था जिसमें वो उनके साथ बातें करती, खेलती, पार्क जाती, आइसक्रीम खाती। वैसे आइसक्रीम तो वो मामा के साथ भी खूब खाती थी, पर बाबा के साथ इन सब कामों का अपना ही मज़ा था। इन छुट्टियों में अगर एक खराबी थी तो वो ये कि ये छुट्टियां ख़त्म बहुत जल्दी हो जाती थी और ज़रीन के हज़ारों चुपके चुपके की गई दुआएं इन्हें खींच कर हमेशा हमेशा में तब्दील नहीं कर पाती थी। पिछले सालों की तरह आज भी छुट्टियों का आखिरी दिन आ पहुंचा था और वो सुबह से ही बाबा के साथ नथी हो गई थी। बाबा के बार बार गले लगाने और अगली छुट्टियों के लिए फरमाइशों की फहरिस्त मांगने के बावजूद तकरीबन सारा दिन ही बोझल गुजरा था और अब घर के बाहर मामू की गाड़ी तैयार खड़ी थी जिसमें ज़रीन, मामा और मामू के बाबा को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। ना चाहते हुए भी ज़रीन सबके साथ गाड़ी में सवार हुई और रास्ते में गुजरने वाली रोशनियों को देखने लगी। एयरपोर्ट पर बाबा को खुदा हाफिज़ कहते हुए उसने जहन में मामा का दिया हुआ सबक घूम रहा था। तुम अब बड़ी हो गई हो। बड़े बच्चे मजबूत होते हैं, रोते नहीं हैं। पहले तो ज़रीन ने अपने मजबूत होने का भरपूर सबूत दिया, पर जब उसने देखा कि मुड़ते मुड़ते एक लम्हे के लिए बाबा भी छोटे बच्चे बन गए थे तो उससे रहा ना गया और मामा से चिपक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। घर वापस आकर वो अपने कमरे में रोते रोते सो गई। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब उसकी आँख खुली। उसे ऐसे लगा जैसे एक छोटा सा परिंदा उसकी खिड़की में चहचहा रहा है, पर जल्द ही परिंदे की आवाज़ गायब हो गई। ज़रीन ने मुंह चादर से निकाल कर खिड़की की तरफ देखा। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर अब उसकी तवज्जो पूरी की पूरी उस लकड़ी के डब्बे की तरफ थी जो खिड़की के करीब पड़ा हुआ था। लकड़ी के तख्तों के बीच कहीं कहीं रोशनी की सुनहरी किरणें बाहर झांक रही थी। ये डब्बा कहाँ से आया? ज़रीन सोचने लगी। पहले तो उसे डब्बे से खौफ आया, मगर जल्द ही एक और ख्याल उसके जहन में उभरने लगा। ज़रूर बाबा ने मेरे लिए तोहफे छोड़ा होगा। वो बिस्तर से निकली और दबे पांव चिमकते डब्बे के तरफ बढ़ी। तख्तों के बीच से निकलती रोशनी अब उसे साफ दिखाई दे रही थी। करीब पहुंचकर उसने बड़ी एहतियात से डब्बे को खोला। रोशनी की तेज़ किरणें उसकी आंखों में ज़ोर से चुभी। एक लम्हा आंखें बंद रखने के बाद उसने दोबारा खोली तो अब उसे बेहतर तरीके से नज़र आ रहा था। सोचे समझे बगैर उसने पहले एक और फिर दूसरा पाँव डब्बे के अंदर रखा और अगले ही लम्हा मुकम्मल अंधेरा हो गया। ज़रीन चुपचाप अपनी जगह खड़ी रही। कुछ देर में उसकी आंखें अंधेरे की आदी होने लगी तो उसे मालूम हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं है। अंधेरे में अभी सिर्फ उसे एक कोने में दीवार से लगा डिस्क ही नज़र आ रहा था। डिस्क पर दाएं जानिब शायद किसी तस्वीर का बड़ा सा फ्रेम पड़ा था। कमरे का मंजर उसे कहीं देखा देखा लग रहा था, जैसे किसी पेंटिंग या ख्वाब में देखा हो। वो खामोशी से डिस्क की तरफ बढ़ी और फ्रेम में लगी तस्वीर को गौर से देखने लगी। एक बच्ची अपने बाप के कंधों पर बैठी थी। तस्वीर पहचान कर ज़रीन अचानक उछल पड़ी। हाय, ये तो बाबा का कमरा है। इससे पहले कि ज़रीन मज़ीद कुछ सोच पाती, कमरे का
दरवाज़ा बाहर से खुला और उसके बाबा अपना सामान संभाले अंदर दाखिल हुए। जरीन तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी ताकि पूरे जोर से बाबा से लिपट जाए, पर वो जैसे खिड़की में रोशनी की तरफ उनके अंदर से गुजर गई। बाबा उसकी इस हरकत से बेखबर आगे बढ़े और अपना बैग और सूटकेस कमरे की एक जानिब रखने लगे। तब जरीन को एहसास हुआ कि बाबा उसे नहीं देख सकते। सामान सलीके से रखने के बाद बाबा ने सबसे पहले डेस्क पर पड़ा फ्रेम उठाया और एक सोफे नुमा सेट में बैठकर फ्रेम में लगी तस्वीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। एक बार फिर जरीन का दिल चाहा कि वो उछलकर बाबा के गले लग जाए, पर अब वो जान चुकी थी कि ऐसा करना नामुमकिन है। अचानक परिंदे की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और जरीन की आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर अब सुनहरी संदूक कमरे में नहीं थी। उसने सुबह मामा से इसका जिक्र भी किया। अगली रात दोबारा परिंदे की चहचहाहट ने उसे जगा दिया और सुनहरी संदूक एक बार फिर उसके कमरे में था। इसके बाद तो बाकायदा सिलसिला चल निकला। हर रात वो सुनहरी संदूक में उतरती और चंद लम्हों के लिए बाबा को देख आती। ये लम्हे उसे बहुत ही प्यारे थे और वो रोज़ इस झलक का इंतज़ार करती। मामा को बताने का ख्याल जब भी आता तो वो इस ख्याल को ये सोचकर तर्क कर देती कि कहीं सुनहरी संदूक उससे छिन ही ना जाए। यूं ही एक रात जब वो आप पहुंची तो बाबा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। बस मैंने मैनेजर से कह दिया है, अगर उसने इजाज़त ना दी तो मैं पक्का मुल्क वापस जा रहा हूँ। खुशी के मारे जरीन की चीख निकल गई। उसने पहले तो फ़ौरन अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर अगले ही लम्हे खुद पर हंसने लगी। बाबा कौन सा सुन सकते हैं मेरी आवाज़। अगले कई रोज़ उसने अल्लाह मियाँ से खूब दुआएं की। सोते जागते मामा के साथ मुसल्ले पर बैठे, चलते फिरते, या अल्लाह मैनेजर अंकल इजाज़त ना दे, या अल्लाह मैनेजर अंकल इजाज़त ना दे। कई दिन यूं ही गुजर गए और एक रात जरीन ज़ोर ज़ोर से रोती हुई उठी। उसकी मामा दौड़ी हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। क्या हुआ, डर गई? ख्वाब में? चीखों के बीच जरीन अपनी बात करती चली गई। मामा, मैंने इतनी ज़्यादा दुआएं की थी, इतनी ज़्यादा, पर अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआएं नहीं सुनी। बाबा फ़ोन पर कह रहे थे कि मैनेजर ने इजाज़त दे दी है। मामा, अब वो पक्का वापस नहीं आएंगे। मामा हैरान रह गए। तुम्हारी कब बात हुई बाबा से? मामा, वो परिंदा, संदूक, रोशनी। बाबा मामा को सब कुछ बताने की कोशिश में जरीन कुछ भी ठीक से बता नहीं ना पा रही थी। अरे, तुमने हमारी बातें सुन ली होगी। कुछ देर पहले तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया था। कह रहे थे इन्हें फैमिली वीज़ा मिल गया है, अब वो यहाँ नहीं आएंगे, हम उनके पास जाएंगे और पूरा साल उनके साथ रहेंगे। पूरा साल? जरीन ज़ोर से चिल्लाई। पूरा साल। मामा भी जरीन ही की अंदाज में चहक उठी। अगली रात मामूल के मुताबिक परिंदे की आवाज़ से जरीन की आंख खुली। वो उठकर डब्बे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि कुछ देखकर दोबारा बिस्तर में सिमट गई। आज कमरे में कोई और भी मौजूद था। डब्बे के एक जानिब एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने एक बड़ा सा सियाह चोगा पहन रखा था। बुढ़िया के कंधों पर एक सख्त चादर थी जिसमें बिल्कुल रोशनी की किरणों की तरह दमकती सुनहरी पट्टियां दौड़ रही थी। बुढ़िया के हाथ में एक बड़ा सा थैला था। जरीन की तरफ देखे बगैर वो संदूक उठाकर थैले में डालने ही वाली थी कि जरीन बेकाबू होकर बोल उठी, ये मेरे बाबा और मेरा संदूक है, प्लीज़ इसे मत ले जाओ। अब पहली बार बुढ़िया जरीन की जानिब मुड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पर प्यारी बेटी, अब आप तो अपने बाबा के पास जा रही हो ना, आपको इसकी क्या ज़रूरत? तो आप इसका क्या करोगी? जरीन से रहा ना गया। अब ये मैं किसी और बच्चे को दूंगी जिसे इस वक्त इसकी ज़रूरत हो। अब जरीन कुछ दिलेर होने लगी। पर प्लीज़ आप ये मेरे पास रहने देना। मासूम इल्तिजा सुनकर बुढ़िया कुछ सोचने लगी,
फिर बोली, अच्छा एक बात तय करते हैं, मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ और जब तक तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगी ये तुम्हारे पास ही रहेगा, मगर जब मैं बिल्कुल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगी। पक्का वादा। जरीन को मालूम था कि किसी के बात काटना अच्छी बात नहीं, पर इस वक्त सब्र नामुमकिन था। बुढ़िया एक बार फिर मुस्कुराई। इसने संदूक फर्श पर रखा और पलक झपक में एक छोटे से परिंदे में तब्दील होकर खिड़की से बाहर उड़ गई। बुढ़िया के जाते ही जरीन संदूक की तरफ लपकी। उसे अपने बाबा को देखना था, पर इस बार वो डब्बे में उतरी तो वो बाबा के कमरे में नहीं थी। ये जगह बहुत मुख्तलिफ थी। एक तंग सा जस ज़दा कमरा, जिसके एक कोने में छोटा सा दिया पड़ा था। कमरे की दीवारों से पेंट और प्लास्टर जगह जगह उखड़े हुए थे और 2-3 चारपाइयाँ दीवारों से लगी हुई थी। इनमें एक चारपाई के कोने पर एक बच्ची बैठी रो रही थी। पास बैठी उसकी माँ उसे दिलासा दे रही थी। सब मजाक उड़ाते हैं मेरा, गंदे कपड़े, फटा बैग कहते हैं मुझे। गंदे कपड़े, फटा बैग। जरीन चौंक उठी। ये लड़की जरीन ही की क्लास में तो पढ़ती थी। अगले रोज जरीन स्कूल गई तो अपनी सबसे आगे वाली सीट पर बैठने के बजाय सबसे पिछली सफ में सबसे अलग थलग बैठी फटे बैग वाली लड़की के साथ बैठ गई। लड़की ने डरते डरते जरीन की तरफ देखा, जैसे अभी जरीन गंदे कपड़े, फटा बैग, गंदे कपड़े, फटा बैग चिल्लाती हुई उसके पास से भाग जाएगी, पर जरीन के मुंह से कुछ और ही निकला। तुम्हें स्टाको खेलना आता है? हाँ, मगर ठीक से नहीं, लड़की ने टूटे अल्फाज में जवाब दिया। बस ठीक है, ब्रेक में खेलेंगे, मैं सुखा दूंगी। और उसे दिन जरीन और फटे बैग वाली लड़की वाली ने खूब स्टापू खेला, यहाँ तक कि उनके पांव दुखने लगे। चंद दिनों में जरीन की दूसरी सहेलियाँ भी फटे बैग वाली लड़की के साथ खेलने लगी और फिर एक दिन जरीन अपने बाबा के पास चली गई। तो ये थी कहानी जरीन और सुनहरे संदूक की। कहते हैं कि एक तवील अरसे बाहर रहने के बाद जरीन पाकिस्तान वापस लौट आई। उसने बुढ़िया से किया अपना वादा भी पूरा किया और सुनहरी संदूक को हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया। सुना है वो बहुत बूढ़ी हो गई है और किसी ऐसे बच्चे की तलाश में है जैसे वो सुनहरी संदूक दे सके। उसके पास एक सब्ज चादर भी है जिसमें दौड़ती सुनहरी पट्टियाँ बिल्कुल रोशनी की किरणों की तरह लगती है। लाहौर में ही रहती है, शायद आपने देखा हो कहीं।